सब थोड़े दिन अपने आप करो, इसको करा दें एक चैप्टर ही हाँ, वैसे ही मैग्नेटिज्म। आपने टेस्ट में तो दे ही दिया। हाँ चलो नाउ बात ना करें। अल्कोहल एज फ्यूल, सो सुगर केन प्लांट्स convert sunlight into chemical energy, so sugar cane juice are used, तो sugar cane जूस से अल्कोहल बनाता है। हम ये पता करें कि अल्कोहल बनता कैसे, ठीक है नहीं। शुगर केन जूस इज कन्वर्टेड टू प्रिपेयर मोलेसेस, अगर उसको कढ़ाई में गाढ़ा किया जाए, कुछ किया जाए तो मोलेसेस बन जाता है। मोलेसेस एक तरीके का, देखो मैं बताता हूँ कि हेलो हेलो, हाँ मैं अभी ज्वाइन कराता हूँ, ठीक है 2 मिनट। अब देखिए बात करने से डिस्टर्ब करने से कुछ नहीं होगा। आप सोचो कि टीचर को मैं डिस्टर्ब कर लूंगी। नाउ ओके, हाउ शुगर केन जूस इज कन्वर्टेड इनटू मोलेसेस। तो हम ये देखें कि According to ScienceDirect.com, high-test molasses is the product obtained by concentrating clarified cane juice to approximately 85 degrees Brix. It is partially 85 diluted with डिग्री either acid or ब्रिक्स जब invertase होता है enzyme. तो High-test molasses is मतलब अगर हम produced उसको गाढ़ा करेंगे तो उसका वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोलेसेस में। सो लेट अस सी कन्वर्जन ऑफ शुगर केन जूस इनटू मोलेसेस। अब इसको आप एक बार देख लीजिए तो पता चल जाए। सो दैट इज ए काइंड ऑफ मोलेसेस। तो आप गाढ़ा कर दो जूस को, तो क्या हो जाएगा, जो जूस आप लोग बाहर पीते हो दैट इज कन्वर्टेड इनटू मोलेसेस। आपको ये कुछ प्रोसेस है, बस ये जो कढ़ाई में हो रहा है यही मोलेसेस है। ये देखो और ये गाढ़ा कर रहे हैं और ये अल्टीमेटली किसमें बदल गया, बोलो मोलेसेस है। समझ में आ गया? अब आगे देखो। So it is sugar cane juice is first converted into molasses. Juice is converted into molasses. Converted into molasses. और फिर उसके बाद क्या होगा, इसको किसी बैक्टीरिया की मदद से इसका किण्वन किया जाएगा, दैट इज फर्मेंटाइज। जैसे अब मोलेसेस को रख दो तो ये इसमें फंगस लग जाएगी, कुछ लग जाएगा, अल्टीमेटली बैक्टीरिया विल डिकम्पोज इट। शुगर केन कुछ नहीं है, शुगर केन C12 और H22 और O11 है, डाइसेक्राइड। एक ग्लूकोज होता है और एक उसका डबल कर दिया जाए तो क्या हो जाता है बताइए, शुगर केन। समझ में आ गई बात? यानी अगर मैं 2 ग्लूकोज लूं, क्या दिया जाए, और इसमें क्या तुमको मालूम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 है कंसंट्रेटेड, तो मैं इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं तो क्या एक वाटर निकल जाएगा और ये बनेगा C12H22O11 और प्लस H2O। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ग्लूकोज से शुगर केन जूस बन सकता है। तो ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज बनता है, उसके पत्तियां हो या जो भी होता है ना, शुगर केन में भी तो ऐसे पत्तियां निकली रहती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि और लोग स्टार्च में बदल देते हैं, लेकिन शुगर केन में क्या होता है, जो पत्तियों में C6H12O6 बनता है उसको ये लोग नोड के बीच में किसके रूप में एकत्रित कर लेते हैं, O11, दैट इज डाइसेक्राइड। ये मोनो शुगर है, सिंगल। और क्या ये डबल उसका है, ठीक, सिर्फ वाटर ही तो निकला है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाई शुगर। अब पॉली शुगर अगर इस बहुत सारा ले लो और इसमें से जैसे C6 है H12O6 और इसके बहुत हजार ले लो और हर एक में से क्या करो बताओ, एक वाटर निकालो। इसमें तो 2 में से 1 निकला है, तो ऐसा करने पर क्या तुम्हारे पास C6 जैसे N है तो इसमें क्या किया जाएगा, C6
और H10O5 to the end, और वो आपस में कंडेंस हो जाएंगे, इंटरलिंक। इस चीज़ को स्टार्च कहते हैं। ये गेहूं में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, और हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन में पाया जाता है। हम लोग अपनी बॉडी में कैसे एकत्रित कर रहे हैं? दैट इज जो लीवर है या यकृत है, उसमें हम लोग ग्लाइकोजन में स्टोर है। इट इज रिजर्व फूड। समझ में आया? अब प्लांट में आलू, जो नीचे पोटैटो है ना, ट्यूबर्स, उसमें उसका रिजर्व फूड है, इमरजेंसी में काम लेगा उसको तुम जब पानी नहीं दोगे। या फिर और क्या है, जो उसके ग्रेन्स हैं। तो प्लांट क्या करता है? रिजर्व इट्स फूड, स्टोर इट्स फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये पॉली शुगर है। इसका क्या नाम है? और ये क्या है बताओ? डाई शुगर। और ये क्या है? मोनो शुगर। अब हम इससे क्या करना चाहते हैं? दैट इज डाई शुगर लिखो, और ये मोनो शुगर। पॉली शुगर मतलब बस स्टार्च ना? हाँ, पॉली शुगर स्टार्च या ग्लाइकोजन। और अगर देखें तो पॉली शुगर क्या होता है? सेल्यूलोज भी है, जो कपड़े हम पहन रहे हैं, ये रुई 99.9% ये सब पॉली शुगर ही है। तो इसको आप पॉली शुगर करें, और दैट इज स्टार्च या ग्लूकोज। अब जरा देखो, सबसे पहले शुगर केन को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? कंसंट्रेट किया। नाउ इट इज फर्मेंटेड। फर्मेंटेशन, या आपको मालूम है डिकम्पोजर क्या करते हैं? चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। तो ऐसे ईस्ट हो गया या बैक्टीरिया हो गया, वो उसको तोड़ देंगे कि नहीं पूरी तरीके से, और तोड़ के वो इतना सिंप्लीफाई कर देंगे कि वो उसको इंजेस्ट कर सके। दे डाइजेस्ट देयर फूड आउटसाइड देयर बॉडी, एंड देन सिंप्लीफाइड फूड या डिकम्पोज फूड दे टेक इट टू गेट एनर्जी। वो अपनी, उनके बॉडी में इतने कोई इंटेस्टाइन थोड़े होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया या छोटे छोटे डिकम्पोजर्स हैं, स्मॉल इंसेक्ट। तो इसलिए वो हम लोग होलोजोइक हैं, यानी अंदर अंदर खाते हैं, अंदर अंदर डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं बाहर एक्सोजोइक है, बाहर डाइजेस्ट कर लेते हैं, बाहर सड़ाएंगे। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारे दांतों में, वो एसिड छोड़ छोड़ के शुगर को बाहर ही डिकम्पोज कर देगा और फिर उसे खा लेगा। तो ऐसे ही जब तुमने मोलेसेस में क्या किया बताइए? फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस। देखो कैसे किया जा रहा है। ये तो मोलेसेस देख लिया ना अपने लास्ट में, 20 में मोलेसेस देखा ना 20। अब ये देखिए, नाउ इसमें जब मोलेसेस बन गया तो अब नाउ फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस। तो इसके बाद अब इसका फर्मेंटेशन हो रहा है। ये देखो, क्या करना? आपने ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया। वीडियो ऑन कर दीजिए उधर से ऑन। अच्छा कर दिया ना। चलो, अब मोलेसेस को किस में बदल लिया बताइए? इसको अल्कोहल, तो C2H5OH में बदला गया और CO2 निकली। तो जब ऐसा किया गया तो एक ग्लूकोज में क्या 2C2H5OH निकलते हैं। तो शुगर केन में सृष्टि बताओ कितने निकलेंगे? आप बताओ, हम क्या बताएं भाई? C6 वाले में कितने निकलते थे बताओ? याद करो, ज्यादा दूर की तो बात नहीं है। ये सही बताने, देखो इनका हिसाब बहुत अच्छा है। 2CO2 क्यों इन्होंने बताया? बोले 4 ये 2 ये, तो C6 वाले में 2 निकले। काउंट कर लो, 6 कार्बन है। तो C12 वाले में कितने निकले? ये सही बताएं कि 4, क्योंकि जब 6 है और हमें तो यहाँ C12 रखना है ना, तो C12 भी तो शुगर है, केन शुगर। तो अब जब इसमें 12 होंगे, जब 6 में 2 निकल 2C2H5OH, तो बोलो उसमें कितने निकलेंगे? C12H22O11 का जब आप फर्मेंटेशन करेंगे, किसकी उपस्थिति में? ईस्ट की उपस्थिति में या जाइमेज एंजाइम में? कुछ एक एंजाइम है इसमें का। तो 4C2H5OH, जरा काउंट कर लो, क्या पूरे पढ़ रहे हैं? और प्लस इन्होंने बताया कि 38 ATP निकलता है ग्लूकोज में, तो 2 में कितने निकलेंगे? 76 ATP। अब काउंट कर लो, 4 2 जा 8 और 4 12 हो गए पूरे कि नहीं? तो दैट इज, हम लेकिन इतना हमें दिखाना नहीं है।
बस तुम ये दिखा दो कि ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आई वो लिखो। सो दैट इज इट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। नाउ व्हाट इज फर्मेंटेशन? Fermentation. It is conversion of molasses. Molasses हम सब लोगों ने खाया है, क्या लोगों ने गुड़ नहीं खाया है? So it is same as molasses. समझ में आ गया जो कंसंट्रेट करें? Conversion of molasses into ethanol by the process of fermentation. मोलेसेस इनटू फर्मेंटेशन यानी किण्वन। फर्मेंट हो गया किसी चीज को। क्या करो, तुम्हारे घर में इडली डोसा बनता है, ईस्ट डाल देते हो तो खूब खमीर उठ जाता है, स्मेल से भी आती है। इडली में खाओ तो एक खमीर की स्मेल आती है कि नहीं? तो वही फर्मेंटेशन है। जो भी बाहर भी पैकेट लाते हो वो ईस्ट से फुला लिया जाता है, तभी तो डो बनता है। जब उसमें CO2 निकलेगा तभी तो वो फ्लफी होगा। तो फर्मेंटेशन का क्या मतलब है? किण्वन, कीड़ों के द्वारा उसको फ्लफी बना देना, ठीक है कि नहीं? वो डिकम्पोज कर देंगे। सो इट इज कन्वर्जन ऑफ मोलेसेस इनटू, किसमें बदल दिया बताओ? इथेनॉल प्लस CO2। वो लिखने की जरूरत नहीं है। अंडर एन एरोबिक कंडीशन, क्योंकि एनारोबिक में तो CO2 निकलता ही कि नहीं निकलता? हाँ। तो अंडर एन एरोबिक कंडीशन यूजिंग जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एक एंजाइम है, वो जो जूस है जो वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया अपने मुंह से बाहर छोड़ेंगे, उनका सलाइवा या सीरम। समझ में आ गई बात? तो कुछ जैसे हम लोग भी कुछ लाइपेज ओपेज हम अंदर पचा रहे हैं तो उसे हम लाइपेज कह रहे हैं, वो बाहर छोड़ रहे हैं तो जाइमेज कह रहे हैं। है तो सब एक ही कैटेगरी की चीज, चाहे बाहर पचाएं चाहे अंदर पचाएं। इसमें ईस्ट छोड़ता है ना जाइमेज। अब ईस्ट भी एक तरीके का बैक्टीरिया है, या तो उसी में से निकल रहा हो, तो सम टाइम उसमें तो ईस्ट ही दिखाया है कि ईस्ट मिलाया गया, ठीक है कि नहीं? सो अंडर जाइमेज एंजाइम ये बैक्टीरिया छोड़िए। तो ये बात समझ में आ गई? कन्वर्जन ऑफ मोलेसेस इनटू, बस इतना ही लिखना है। किस जाइमेज एंजाइम निकला, किसके मुंह से निकला? बैक्टीरिया के मुंह से निकला। सो जाइमेज एंजाइम लिख दो, ईस्ट लिख दो, कुछ भी आप लिख दो सब चलेगा, ईस्ट नहीं निकाला, ठीक है? प्रोसेस क्या है? फर्मेंटेशन। फिर भी याद रहे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वो भी बता दिया आपको। आखिर है क्या ये? एनारोबिक कंडीशन नहीं कि जो 3 कैटेगरी दिखाई थी, ग्लूकोज का पूरी तरीके से एरोबिक में, और एनारोबिक के 2 थे, एक लैक्टिक एसिड पाथवेज थे कि नहीं? अब देखिए, सो इट इज यूज्ड एज एडिटिव टू पेट्रोल। इसको किसमें मिलाया जाता है? इट इज यूज्ड, ये चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाइन यही बार बार पूछी जाएगी। फर्मेंटेशन, कन्वर्जन ऑफ मोलेसेस इनटू इथेनॉल बाय यूजिंग डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया या ईस्ट। बाय यूजिंग, जो तुम्हें आसान लगता हो सब लिख लो। बाय यूजिंग ईस्ट फर्मेंटेशन इज द कन्वर्जन ऑफ मोलेसेस। जो खांड होती है या गन्ने की शुगर होती है और उसको इसमें बदल दो। सो इट इज यूज्ड एज एडिटिव। नेहा, इसका क्या मतलब है? इन पेट्रोल, बोलो। जो कहीं कहीं पे भारत गैस है या भारत पेट्रोलियम में 20% इथेनॉल मिला रहा है, कहीं कहीं केरला है, तमिलनाडु, वहाँ 40% मिलाया जा रहा है, और भारत सरकार का उद्देश्य इसको 60 to 80% करना। यानी पेट्रोल, हमें अरब देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी है। वी डू नॉट वांट टू बी डिपेंड फॉर फ्यूल। फ्यूल के लिए हम गल्फ कंट्रीज पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे यहाँ चीनी के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। तो ऐसे में क्यूबा नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर कौन है? हम लोग हैं। तो क्यों ना शुगर केन से ही हम अपने देश की पेट्रोल बनाएं, 80% यूज कर दें, तो हमारी तो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी ना उन पे। और क्योंकि जो फ्यूल का किंग है वही दुनिया का किंग है, कितना जान लेना। पहले हम शेल खरीदा करते थे अमेरिका से, वो नंबर 1 पर था, लेकिन बहुत महंगा कर दिया उसने। अमेरिका से आने में भाड़ा बहुत लग जाता था। शुरू में शेल कंपनी का पेट्रोल बहुत जगह चला था, अब बंद हो गया, है ना? ऐसे नहीं बना रहता था जिसका लोगो, ऐसे शेल।
लेकिन वो अमेरिका से आता था, आने में समय भी लग जाता था, और वो बहाना भी बनाता था और हमको कठपुतली बना के रखता था। हमने कहा हम आपसे शेल नहीं ले पाते, तो अब हम इधर उधर से लेने लगे ना। अब जरा देखिए, तो ये किस में यूज किया जाता है? पेट्रोल में। अगर इथेनॉल को तुम पूरा सोचो, शराब से ही गाड़ी चला दें तो ZSM-5 कैटलिस्ट डालो, तुम्हारी गाड़ी धड़ाधड़ चलेगी। अमेरिका में चल रहा है। तो किस कैटलिस्ट की उपस्थिति में तुम प्योरली इथेनॉल से ही गाड़ी चला सकते हो? ZSM-5। सो इथेनॉल कैन प्योरली बी यूज्ड एज ए फ्यूल इन लोकोमोटिव्स या ऑटोमोबाइल बाय यूजिंग कैटलिस्ट ZSM-5। इसकी रिएक्शंस 11th में आपको सिखा दी जाएंगी। सो इथेनॉल एडिटिव का मतलब समझ गए? 20% मिक्सिंग इन 80% ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन हमने बताया था ना पेट्रोल को कहते हैं, तो ऑक्टेन में ये मिला दिया। अब जरा देखो, पोल्यूशन का तो मतलब पर ये क्लीन फ्यूल है, पढ़ो बुक में लिखा है, इट इज क्लीन फ्यूल। जितना मतलब इथेनॉल की बात कर रहे हैं। हाँ, so it is used, ये लिख लें, ethanol is used as additive. Ethanol is used as additive. Ethanol can purely be used, है ना? Can also be used. Additive ना यूज करो, पूरा ही यूज कर लो। As fuel in automobile by adding, इसमें क्या ऐड कर दिया जाए? कैटलिस्ट ZSM-5। ये इसमें एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ये सब होते हैं। तो वो खैर अगले क्लास में हमारे में एक चैप्टर है, अभी देखिए। इसमें इतना ही बताना था। अब इथेनॉइक एसिड के बारे में समझिए। ZSM-5 एक तरीके का कैटलिस्ट है, जैसे कई तरीके के कैटलिस्ट हैं, तो ये कंपाउंड है, तो वो हम मिक्स कर देते हैं और उससे क्या होता है उसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है। बस एक क्वेश्चन कभी आया हुआ है तो हमने आपके दिमाग में डाल दिया कि अब आएगा तो तुम्हें MCQ स्विच ओवर होगा। इंडिया के पास अल्कोहल, अब देखो भाई, इतनी तुम्हें बात समझ में आ गई? तुमको ये बात मालूम है कि अमेरिका का कौन सा शहर है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, शुरू में तुम्हें मालूम होगा कि ये कब है, 1930 का जो रिसेशन आया था, उससे पहले अमेरिका ने अपने पूरे सारे खेतों में गन्ने उगा दिए। उसने भी यही हिमाकत की थी जो मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ। तो उसने सब जगह गन्ने उगा दिए। उसने खाड़ी देशों से हम तेल ही नहीं लेंगे और अल्कोहल से अपनी गाड़ियाँ चलाएंगे। उसने कहा हम गेहूँ तो इन लोगों से मांग लेंगे, भारत वर्ष से मांग लेंगे, गेहूँ भी नहीं उगाएंगे, चावल भी नहीं उगाएंगे। उसने गन्ने की फसल उगा दी और साल भर में 5 बार गन्ना उगाया, जबकि 3 बार से ज़्यादा तो भारत में संभव नहीं है। जब उसने ऐसा किया, उसकी सारी गाड़ियाँ धड़ाधड़ चलने लगी। उसने ठेंगा दिखा दिया गल्फ कंट्रीज को कि अब तुझसे नहीं लेंगे। और अब ऐसी बारी आ गई कि जमीन से उसने सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, तो जमीन रेत में बदल गई, वो सॉइल डिप्लीट हो गई, डिग्रेड हो गई, और इतने धुएं के गुबार उड़े कि 10-10 मीटर 3-3 मंजिल तक उड़े। और उसका वो शहर, अभी मुझे नाम नहीं याद है उस शहर का, वो भूतों का शहर बन गया। कई लोग हैं, मैनचेस्टर तो ये इंग्लैंड में है, लेकिन वहाँ का शहर अभी मुझे नाम नहीं है, लेकिन हम देख के बता देंगे। तो फिर वो, और जब उसकी बारी आई कि उसने वहाँ पर दूसरे देशों से अनाज मांगा, उन्होंने भी ठेंगा दिखा दिया। तो इस तरीके से विश्व की सबसे बड़ी महामंदी 1913 में आई। तो जैसे अभी आप लोगों ने कहा फिर हम अपना क्यों नहीं पेट्रोल यूज़ करते हैं, तो उसके आफ्टर मैथ्स जो है उसके रिपरकशंस भी तो हैं। तो हम अपनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी लूज़ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम अनाज में राजा हैं, वही हमारे लिए पर्याप्त है। बहुत सी दुनिया हमसे अनाज मांगती है, तो हम उसके बदले तेल मांग लेते हैं कि भाई अनाज लो तो तेल दो, ठीक है, वो चल जाता है। तेल बहुत लोग निकालते हैं, अनाज नहीं होता सब। सो ना अभी तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये यूक्रेन और इन लोगों ने गेहूं देना ही बंद कर दिया, रेशन। सब लोग गेहूं के लिए हमारे पास देख रहे हैं।
हमने टर्की को बोल दिया है अर्दोगन को कि हम तुमको गेहूं नहीं देंगे, ब्रेड देंगे। तो ब्रेड ज़्यादा महंगा मिलता है, तो हमने पहले उसने हमारी एक खेप लौटा दी, बोला ये घटिया गेहूं है, टर्की हम लोगों के खिलाफ रहता है। तो फिर वो हमारा जो गेहूं का शिपमेंट था वो दूसरे अगल बगल वाले देश ने ले लिया, उनके बगल कुवैत था, किसने, उसने दुगने दाम पे ले लिया, बोला बहुत अच्छा गेहूं। फिर तुर्की मांगता रहा गेहूं, हमने नहीं दिया, हमने कहा लेना है तो ब्रेड लेने आते हैं। तो वो बदनाम करना चाहता था हमको। तो अगर शिपमेंट लौट आती तो बदनाम हो जाते, फिर हमने शिपमेंट लौटाया नहीं, दूसरे देश को दे दिया। उसने कहा हमारे मानकों पे तो तुम्हारा गेहूं खरा उतरना है। नाउ इथेनोइक एसिड, तो अभी हम लोग की विदेश नीति बहुत अच्छी है, हम किसी पर कंप्रोमाइज नहीं करते हैं कई चीज़ों में, ये स्टैंड पॉइंट है, चाहे बड़े से बड़ा कुछ भी हो हम अपने हिसाब से करते हैं। नाउ इथेनोइक एसिड इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड। अब जरा देखो इसे ऐसा क्यों कहा जाता है। सो it is on the name of Acetobacillus बैक्टीरिया, इसका नाम एसिटिक एसिड पड़ा क्योंकि वो लोग सेक्रीट करते हैं ये बैक्टीरिया। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, यानी 5 से 8% एक्वियस सोल्यूशन of acetic acid is called vinegar, उसको सिरका भी कहते हैं। तो विनेगर किस काम में आता है। सो इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, फॉर पिकल्स को संरक्षित करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, और कई बार नूडल्स और इन सबको खाने में भी विनेगर का यूज होता है, दैट इज विनेगर। ये चीज है विनेगर, तो आप लोगों को मालूम भी होगा चाउमीन में पड़ता है, चाउमीन में डालते हैं। देखो लिखा है विनेगर, लिखा है विनेगर लिखा है कि नहीं। ये 20 रुपए की बोतल है, बहुत सस्ती होती है, एसिटिक एसिड ही सस्ता आता है इसमें। ठीक है 40 लिखा है, लेकिन बिग बाजार ने 20 की है। अब बिग बाजार को बिग बाजार नहीं है तो स्मार्ट अलग अलग तरीके के हैं विनेगर, अलग देखिए अभी देख लेते हैं। सो इट इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड एज, बात नहीं करो, इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। अब जरा देखो दैट इट्स मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 290 का मतलब जरा सोचो, एक होता है कि 290 केल्विन है, और केल्विन क्या होता है C प्लस 273। तो यदि ये 290 है तो C कितना हुआ, 290 माइनस 2, तो ये भी 17 डिग्री सेल्सियस। तो 17 में ये फ्रीज हो जाता है। अगर मैं इस बोतल को, तो प्योर नहीं है लेकिन एसिटिक एसिड होता और रख देता
तो ये फ्रीज हो जाता, बाहर भी निकल के बिल्कुल बर्फनुमा होता, तो ये ग्लेशियर की तरह दिखता है, और इस वजह से इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। क्योंकि सर्दियों में ये ठंडे प्रदेशों में अमेरिका में जमा हुआ ही रहता है और ग्लेशियर की तरह भी दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? हाँ, क्या बोली? 17 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट बोलो, फ्रीजिंग आपको क्या पसंद है? उसी पे फ्रीज हो जाएगा, उसी 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट भी है, फ्रीज भी है, जो आपको लिखना हो लिखो। वो तो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ना, एक फेज से दूसरे में बदलने का, सॉलिड से लिक्विड। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस। सो इन मोस्ट ऑफ द कोल्ड कंट्रीज इट इज इन सॉलिड फॉर्म एंड लुक्स लाइक ग्लेशियर। ग्लेशियर की तरह दिखेगा, बर्फ की तरह। सो इन मोस्ट ऑफ द कोल्ड कंट्रीज, वहां तो इससे कम ही टेम्परेचर रहेगा, कोल्ड कंट्रीज इट इज इन सॉलिड फॉर्म, ये इट ऑफन फ्रीजेस हो गया, हेंस कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और जबकि प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल को क्या कहते हैं? यही ठीक बता सकते हैं, ये बता दिया ना, एब्सोल्यूट अल्कोहल, hence it is called glacial acetic acid। अब जरा देखो, तो इसलिए सिर्फ ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, और इसका एक यूज क्या है? ये विनेगर की तरह यूज होता है। इट इज ए वीक एसिड। तो ये किस तरीके से है? ये ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड है। समझ में आ गया कि नहीं? ऑर्गेनिक भी है और वीक एसिड है। अब जरा देखिए, एंड पार्शियली आयोनाइज्ड। कैसा आयोनाइज होता है? पार्शियली आयोनाइज्ड, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरह से आयोनाइज नहीं हो सकता। ओके, जरा देखें, अगर हम इसका pH वैल्यू देखें तो ये 3.5 के आसपास का रहता है। इट्स pH इज वैल्यू इज 3.5, सो इट कन्वर्ट्स, जो एक्वियस सोल्यूशन है, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। प्योर में तो H+ निकलेगा नहीं, प्योर में तो किसी भी एसिड में नहीं निकलता। इट्स एक्वियस सोल्यूशन, जरूर लिखना जब भी लिखना, एक्वियस सोल्यूशन कन्वर्ट्स। अभिषेक इस सेंटेंस को पूरा करो। इट्स एक्वियस सोल्यूशन, लिटमस के बारे में है ये। इट्स एक्वियस सोल्यूशन कन्वर्ट्स, बहुत अच्छा, ईशान आप करो। Aqueous solution converts blue litmus to red. इतना आसान था। ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। अब जरा देखिए, नाउ रिएक्शंस ऑफ एसिटिक एसिड, रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड CH3, COOH है, और इसी को एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, इथेनोइक एसिड। अगर मान लें CH3COOH में एक सोडियम का चंक या टुकड़ा डाल दिया जाए, तो अभिषेक क्या होगा? बताइए। H को replace भी कर सकते हैं। CH3COONA और प्लस H2, हाफ H2 लिखना है, लेकिन अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? 2CH3 COOH और प्लस 2Na gives 2 CH3 COONA और प्लस H2। इसको क्या कहा जाएगा? सोडियम एसीटोन में एसिडेट भी कह सकते हैं, या सोडियम इथेनोएट। इथेनोइक एसिड है तो नाम क्या हो जाएगा? इथेनोएट।
जैसे ये देखो, तुम इसे क्या कहती हो बताओ, HNO3 को नाइट्रिक एसिड, तो बोलो NO3 माइनस को क्या कहोगी, नाइट्रेट आयन। अच्छा, H3PO4 जो कल बताया था, इसको क्या कहती हो, फॉस्फोरिक एसिड। तो PO4 3 माइनस को क्या कहा जाएगा, फॉस्फेट आयन। अच्छा ये बताओ कि H2SO4 को क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो फिर इसके आयन को क्या कहा जाएगा, सल्फेट आयन। इसी तरीके से अगर हम इसे एसिटिक एसिड कह रहे हैं तो इसके आयन को क्या कहा जाए, तो CH3, क्योंकि ये वाटर में डालने पर H+ अलग हो जाता है, तभी तो एसिड है। कल हमने ये रिएक्शन ही बताई थी कि CH3 COOH में वाटर डाल दीजिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 COO माइनस एक्वियस और प्लस H3O प्लस एक्वियस। बोलो बात सही है। और एक वाटर यहाँ भी डल लगा लो तो वो ये वाटर है। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिर बैलेंस भी तो होनी चाहिए। H3O का नाम बताना। दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ये तो सेकंड चैप्टर में था, ठीक है। तो ये कौन सा आयन हुआ, एसीटेट आयन। तो इसका दूसरा नाम क्या है एसीटेट आयन का, सृष्टि? एसीटेट आयन। हाँ, दूसरा नाम? अरे वो जमाई ले रही थी इसलिए पूछा, तुमसे नहीं पूछ रहा है। वो जमाई ले रही थी तो कैसे बता पाएगी? दैट इज एसीटेट आयन। कितनी दिक्कत हुई इसको बताने में, इथेनोएट आयन। ठीक है, इथॉक्साइड आयन का बताओ सृष्टि। हाँ बताइए। हाँ C2H5। चलो, तो पहली रिएक्शन क्या है, व्हेन एसीटेट आयन रिएक्ट्स विद सोडियम। सेंटेंस पूरा करो नेहा। व्हेन सोडियम पीस इज डिप्ड इन एसिटिक एसिड, तो क्या होता होगा, बोलो अभी बताइए। तो इसके अंदर कुछ H2O एसीटेट विद ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसमें बुलबुले किसके निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस। रिपीट करो सेंटेंस। when acetate ion repeat करो। when sodium pieces dipped in ethanoic acid, then it gives sodium acetate with brisk effervescence of हाइड्रोजन। gas. अब आप बताइए, when sodium piece is added to ethanol, कल पढ़ाया गया है। अब आहाना, अग्नि, भाई आप पूरा बताइए, नामानुसार से हमें क्या पता चल पाएगा। हाँ पियानी, Sodium ethoxide and हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। अब इन दोनों सेंटेंस को बोलो, अब इनमें डिफरेंस दिखाना है। सोडियम पीस को इथेनोइक एसिड में भी डालो और साथ में किस में डालोगे, डालो। When sodium is dipped in ethanoic acid, then it gives sodium acetate with brisk effervescence and H2 gas. ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ H2 गैस। Of H2 gas. And when sodium is dipped in ethanol, then it gives salt, sodium salt. सोडियम इथॉक्साइड। Sodium. अब हम बता दे रहे हैं, आपने आते ही पूछा था इसलिए आपकी गलती नहीं है। ये कौन सा, ये बताओ आयन क्या है, इथॉक्साइड। आइड लगेगा कि नहीं, निगेटिव है, तो इथॉक्साइड आयन। और अगर इसी में Na+ लग दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। दोनों चीज एक लगे बोलिए। Sodium piece is dipped in ethanoic acid, then sodium acetate with this effervescence of H2 gas is formed. When sodium
react when sodium is dipped in ethanol, then sodium ethoxide and H2SO4. रिपीट करिए. When sodium is added in ethanoic acid, then sodium acetate is formed with ब्रिस्क एफर्वेसेंस, brisk effervescence तेज of, बुलबुलों के साथ. of H2 gas. And when sodium is added in ethanol, then sodium ethoxide is formed with brisk effervescence of H2 gas. बस इतनी बात है. तो पहली रिएक्शन आपने समझ ली कि इससे ये रिएक्ट करता है. अब जरा देखिए आपको क्या लगता है, आप क्या एंटिसिपेट कर रही हैं सुप्रिया? मान लीजिए मैं इसमें NaOH डाल दूंगा तो क्या तब भी रिएक्शन हो जाएगी? हो जाएगी तो क्या बनेगा? CH3COONA और H2O. That is CH3COONA और प्लस, तो ये हो गया एसिड और ये क्या हो गया, और ये कैसी रिएक्शन हो गई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया. अब जरा देखो, मान लीजिए अंशिका, अगर मैं CH3COOH में Na2CO3 डालना चाहूँ तो आपका क्या मत है? हाँ और CO2 हाँ और H2O और H2. यश आप बताइए. Sir, CH3CONA plus H2O plus CO. H2O. हाँ, तो वही जो एसिड के साथ इनकी रिएक्शन होती वही होगी. जरा देखो H2O plus अभी बता दे रहे हैं. ये 2 ले लिया है, सही है. अब यहाँ पर CH3COO ले लो और 2 किसे ले लो बताओ? इतना खत्म हो गया तो क्या बन जाएगा? CH3, ये तो खत्म हो गया ना इतना पोर्शन. अब 2H बचे और यहाँ क्या बचा? CO3. देखो 2H है, हिसाब पूरा रखो. और CO3 तो 2H और एक O ले लो, H2O and CO2. H2O और प्लस. CO2. अगर मैं इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देता हूँ तो फिर आपके हिसाब से क्या होगा? Sodium बाइकार्बोनेट. यही तो डाला. आप हमें बताइए. अब ये ना कहिए कि सोडियम कार्बोनेट ही सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे मत बोलिए, ऐसे चलता नहीं है. HCO3 अच्छा NaHCO3 तो सोडियम इथॉक्साइड कर देना CH3O माइनस. सेम होगा तो तब भी तो यही बना. हाँ बोलो. मतलब हाँ तो अगर मैं इसमें NaHCO3 डाल दूँ तो क्या होगा? तो यहाँ पे Na2 है तो ऊपर भी तो नहीं होगा तो सेम प्रोडक्ट आएगा. सेम आ जाएगा. बैलेंसिंग में डिफरेंस होगा. बैलेंसिंग करनी नहीं पड़ेगी. हाँ प्रोडक्ट सेम होगा. देख लो CH3COO H और प्लस NaHCO3 तो क्या होगा? CH3COONA, इसके साथ इसको ले लो, ठीक है. और एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक O यहाँ, तो क्या बनेगा? और प्लस CO2, ये चीज है. तो दैट इज NaH. ठीक है. तो हमने क्या देख लिया कि इसकी 5 रिएक्शन है. अब 5वीं देख लो. कौन कौन सी 4 रिएक्शन बताओ हमने अभी तक आपको बताई. कौन कौन सी बताई? CH3COO किससे किससे रिएक्ट किया? 3 बताइए. इथेनॉल से. इथेनॉल से, चलो वो तो आपने अच्छा किया बता दिया. और बोलो. इथेनॉल से इथॉक्साइड. हाँ फाइका किससे किससे एसिटिक एसिड की रिएक्शन दिखा रही है अभी? सोडियम NaOH Na2CO3 बहुत. एक और बताओ. NaHCO3. चारों बता दिए. अब 5वीं इथेनॉल है जो कि मैंने बताई. जरा देखो CH3COOH की पहले हमने सोडियम से दिखाई, फिर किससे दिखाई? NaOH से दिखाई, फिर Na2
और फिर चौथी किससे दिखाई, NaHCO3 से। ये सब हो गई। अब इन चारों के प्रोडक्ट निशान बताओ। पहले में क्या लिखा है? CH3COONA हाँ, बैलेंसिंग नहीं चाहिए, बस प्रोडक्ट बताओ। प्लस अगला बताइए। CH3COONA प्लस H2। अगला बताइए। CH3COONA plus H2O plus CO2 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ CH3COONA plus H2O plus CO2 प्लस H2O प्लस CO2। हाँ, now Divyangi, when sodium hydroxide is mixed with acetic acid, then what are the things formed? Sodium hydroxide. OOHN। अच्छी बात। नहीं OONA हाँ। plus H2O ठीक है। when अच्छा प्लस भी लगा रही हो तुम, तो लेयर बना दे रही हो। when sodium hydroxide is mixed with acetic acid, Acetate sodium acetate plus H2O. H2O, हाँ. when sodium carbonate is mixed with acetic acid, Sodium acetate plus water plus CO2. when sodium is mixed with ethanol, Sodium is mixed with ethanol. हाँ, Sodium ethoxide. sodium Ethoxide. ठीक है, Plus Plus? H2S. H2S. H2 Hydrogen. when now baking soda is mixed with acetic acid, Baking soda एक सेकंड बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है ना, NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा, और एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, when sodium is mixed with ethanol, बेकिंग सोडा plus H2। ठीक है, जरा देखिए, ये तो इनकी रिएक्शंस हो गई। अब हमारे पास है C2H5OH, और इसमें अगर Na मिला दिया जाए तो सृष्टि बताओ क्या बनेगा? C2H5Na। ऐसे नहीं होता है। आप बताओ पीयूष। मैं ट्राई करूं? हाँ बोलो, ट्राई करो। C2H5ONA। ONA, ठीक है। प्लस H2 कौन बोलेगा? C2H5ONA, ठीक है। आगे प्लस H2। H2, ठीक है। तो ये तो बात सही है। दैट इज, इसका नाम हो गया सोडियम, और ये इथॉक्साइड आयन है, तो इथॉक्साइड, ठीक है। अब एक और रिएक्शन देखिए। मान लो अगर इथेनॉल की इथेनोइक एसिड से रिएक्शन हो जाए, सर नीचे वाला रिएक्शन में मिटा तो क्या होगा? ईस्टर बन जाएगा। चलो, अब आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम मशीन से। दैट इज, मतलब थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा टाइम मशीन से। और C2H5, ये देखो हमने किसको किसको मिलाया? इथेनॉल है, और ये क्या है? इथेनोइक एसिड, और साथ में क्या ले लिया बताओ? बोलो बोलो। कंसंट्रेटेड H2SO4। आना, आइए इसको पूरा करिए। अगर आना नहीं कर पाती तो प्रवीण आप आइए। सर मैं कैसे आऊंगी अब? फोन से। ठीक है, इसका नाम और बता दो। ईस्टर तो है, नाम बताओ।
ethyl acetate. सही, थैंक यू। दैट इज इथाइल एसीटेट। देखो इन्होंने कैसे बनाया, जो एसिटिक एसिड है उसमें से तो OH निकल जाएगा और इसमें से क्या निकल जाएगा, OH तो H2O लिख दिया। तो वास्तव में ये जो प्रोसेस है ये हीट करने पर होता है, हीट करने पर। और इसका फिगर आपके बुक में दिया है कि गर्म पानी में एक टेस्ट ट्यूब डाल दो, और टेस्ट ट्यूब अगर हम डालेंगे तो वाटर अगर आप हीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको किसी इसमें रख दीजिए स्टैंड पर, और इसमें आप थोड़ा सा C2H5OH इथेनॉल ले लो, और क्या ले लो, प्योर फॉर्म लेना, क्योंकि एक्वेस कोई ना लेना, एक्वेस लोगे तो नहीं बनेगा। इसमें तो जो वाटर है वही निकालना है, पानी पहले डाल दोगे तो क्या सोचते हो कि H2O सपोर्ट कुछ कर पाएगा? बिल्कुल प्योर, अल्ट्रा प्योर, उसका ग्लेशियल और इसका एब्सोल्यूट ये लेना होगा। ग्लेशियल तो प्योरेस्ट फॉर्म होती है ना, और इसका क्या लोगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो दोनों को प्योर प्योर लीजिए, दैट इज CH3COOH। और क्या लिखते हैं पीयूष, ये बता नहीं रहे, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। अभिषेक क्या क्या कर रहा है? हाँ बोलो मनीष। ईशान, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी ये वाटर का रिमूवल कर रहा है, डिहाइड्रेट। जैसे कई बार खिलाड़ी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं खेलते खेलते, वाटर निकल जाता है, तो वैसा यहाँ पर भी डिहाइड्रेटेड कर रहा है। तो इट इज एक्टिंग एज निर्जलीकारक। निर्जला व्रत तो रखा होगा कई लोगों की मदर ने, बिना जल के रहती हैं, तो वही निर्जलीकारक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसकी जब इसको करेंगे और ऐसे में जब ये चीज होगी तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको स्मेल आएगी स्वीट, और वो कैसी, द एरोमा ऑफ बनाना लाइक स्मेल इज, एंड इट इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। नाउ व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन? रोमिन, एक मिनट को बता दो, अगर नहीं बता पाते, चांस कमी है कि नहीं बताने। हाँ बोलो। अभिषेक, कार्बोनिक एसिड mixed with alcohol with presence of concentrated H2SO4, then banana smelling like mixture is formed. it is called esterification. Repeat करो। So when carboxylic acid is mixed with alcohol in the presence of concentrated H2SO4, then the banana smelling ester is formed, then it is called esterification. ये कह देना वार्म कंसंट्रेटेड, समझ में आ गया? या अंडर एंड वार्म्ड, ये लिख देना लास्ट में, कुछ भी कह देना। कंसंट्रेटेड एसिड इज मिक्स्ड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड एंड वार्म्ड। अल्टीमेटली आपको गर्म करना है, क्योंकि बुक का चित्र है, आपको याद होना चाहिए, बुक में बना हुआ है, समझ आएगा? एक यही वाला बना है कि नहीं साइड में? तो इसलिए व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन? नाउ अब जरा देखो यहाँ से क्या बन गया, एक बार फिर से बताते हैं। यहाँ देखो CH3, C डबल बॉन्ड O और O और C2H5। ये देखो, ये जो चीज है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, इस पे प्लस लगा दूं, इस पे माइनस, तो CH3 और C डबल बॉन्ड O और ये माइनस, बोलो। हाँ बताइए सौम्या, ये इसका नाम बताओ। एक सेकेंड, है ना एसीटेट आयन, तो एसीटेट आयन तो ठीक है, और भी कुछ बताओ। हाँ, चूंकि ये एसिटिक एसिड है इसलिए तुमने 8 लगा दिया एसीटेट। अगर तुम इसे इथेनोइक एसिड कहते इथेनोइक आयन बोलते कि नहीं, हाँ। ये जैसे नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट बन जाता है, 8 लगा रहे, तो इसलिए इसका क्या नाम हुआ? इथेनोइक आयन। इथेनोएट आयन। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा ग्रुप है? एल्काइल, एल्काइल है, यानी ये है कौन सा, नाम बताओ। इथाइल,
तो ये इथाइल हो गया और ये इथेनोएट हो गया, तो नाम इसका क्या पड़ेगा? वैसे इसका नाम क्या था? मान लीजिए C2H5COON। अर्पिता आप बताइए। बहुत सारी चीजें बोल दोगी तो कैसे बता? अम्मी बोलो। अच्छा पियानी है, कोई बात नहीं, और भी है। सोडियम प्रोपेनॉइड। अब देखो ये लोग कार्बन भी काउंट कर रहे हैं ना, बेईमानी है कि नहीं? आप लोग ऐसे देख के बोल देते हो, ये लोग काउंट करके बोल रहे हैं। गलत है ये, नहीं ऐसे तो कोई पास ही नहीं हो पाएगा। सोडियम ये देखो सोडियम प्रोपेनॉइड हो गया, तो बाद वाली चीज यहाँ पहले लिखी गई, सोडियम बाद में था पहले लिखा गया। इसी तरह से यहाँ भी बाद की चीज कहाँ लिखो, तो क्या लिखा बताइए, इसको क्या बोला जाए? इथाइल। सर इसको दूसरा नाम सोडियम प्रोपियोनोएट इस टाइप का। वो सब कुछ नहीं, ये प्रॉपर नेम है सोडियम इथेनोएट इथाइल एसीटेट भी बोल सकते, इतना चल जाएगा। क्या लिखेंगे? इथाइल एसीटेट। अच्छा अब ये मुझे बता दो मिथाइल फॉर्मेट का नाम या फॉर्मूला? फार्मूला बताओ। मिथाइल फॉर्मेट। मिथाइल फॉर्मेट हाँ। सी मिथाइल फॉर्मेट। सी सी हाँ पीयूष बोलो। C2H बोल, रुक जाओ। हाँ सही है। देखो HCOOCH3 ये फॉर्मिक एसिड बनता है, HCOOH। और ये मिथाइल और फॉर्मिक एसिड से क्या बना बोलो? ये देख लो, ये कौन सा नाम है इसका? फॉर्मिक एसिड है, तो आयन क्या बना? एसिटिक एसिड से क्या बना था? CH3COOH क्या है? एसिटिक एसिड। तो एसिटेट एंड फॉर्मिक एसिड से क्या बना? फॉर्मेट एंड, जैसे नाइट्रिक एसिड से मैं तो सारे बता दिए थे आपको। नाइट्रेट एंड नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट एंड, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट एंड, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट एंड, ऐसा सभी है। फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट एंड, एसिटिक एसिड से एसिटेट एंड। कोई अलग से थोड़ी बोलना, वो एक क्रम है, रूल है, उसके हिसाब से चल रहा है। तो अब हम लिख दें व्हाट इज एस्टरिफिकेशन। When Carboxylic acid carboxylic acid is acid is mixed with mixed with, ठीक है, alcohol in presence of concentrated warm concentrated H2SO4, then banana smelling, sweet smelling like banana ester is formed. Sweet बोलो, यही यूज कर रहे हैं कंसंट्रेट। तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस ईस्टर्स आर फॉर्म, और इसे क्या कहेंगे? It is called esterification. ना अच्छा, हमने एक बात बताओ, मीथेनोइक एसिड में प्रोपेनॉल डाल दिया है पिता, अब और ये भी डाल दिया सब कुछ H2SO4, अब क्या बनेगा? मीथेनोइक एसिड में प्रोपेनॉल डाल दिया, उसी ईस्टर का नाम बताओ। कोई बात नहीं। दिव्यांगी, मीथेनोइक एसिड में प्रोपेनॉल डाल दिया, जैसे हमने इथेनोइक एसिड में इथेनॉल डाला था, तो मीथेनोइक एसिड में इसी तर्ज पे बता दीजिए, सेम पैटर्न पे। आपको कोई दिमाग थोड़ी लगाना है। अभी आपका नंबर आएगा, एक दो लोगों से और ट्राई करें, एक सेकंड, क्योंकि सुप्रिया भी हाथ खड़ा कर रही है। हाँ पहले आप बताओ। हाँ बताइए सुप्रिया। एक तो मैं हाथ डाउन कर, बोलो पिया में। हाँ? तुम्हारा
आप उसका नाम बता दो। इथाइल इथेनॉल हमने किसको किसको मिक्स किया है? देखो, मीथेनोइक एसिड और प्लस प्रोपेनॉल, और यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 है। बस आप मुझे बता दीजिए एंड प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना। नाम बता दीजिए, फिर तो लिख तो लेंगे ही। ये याद है? हाँ, प्रोपाइल, ठीक है। जैसे इथाइल था तो जो अल्कोहल है वो जैसे ये था ना इथेनॉल, तो इथाइल हो गया, तो प्रोपेनॉल से प्रोपाइल नहीं हो जाएगा। अब इसका फार्मूला तुम बताओ, तुमने चीज तो सही बता दी। मैंने बताया HCOO3 प्लस कितना हो जाएगा? H2O में बनाती हूँ। देखो ये लिख के भी गई है, इसको इनाम मिलना चाहिए। 2 काम इसने अच्छे किए। चलो, इतनी बात हो गई एस्टरिफिकेशन। अब जरा देखें कि और देखिए, दैट इज C2H5OH और कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट। और दूसरा क्या है कि C2H5OH और प्लस Na, ठीक है। तो Na और NaOH, हाँ अर्पिता, Na2CO3, बताइए, ये सब आपके लिए ही है। पहला क्या बताया था आपने? C2H5ONA, सोडियम इयम और इथॉक्साइड। अच्छा, तुम इसका तो नाम बता दो, HO का, हाइड्रोक्साइड, तो इसका भी बता दो, इथॉक्साइड। फर्क है क्या दोनों में? जैसे ये हाइड्रोक्साइड है तो वैसे ये क्या है? इथॉक्साइड। फर्क है क्या? अच्छा, ये तो आपने बता दिया, और H2 भी बनेगा। यहाँ बताइए, सोडियम इथॉक्साइड का आप बोलो सृष्टि। C2H5। चलो, अब अगला भी बताओ। अच्छा नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। अगला, तुम तो सब जानती हो। बहुत बड़ी बात है नहीं? हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, वो पढ़ के आती है, दोनों में कितना फर्क है? समझ में? अब जरा देखिए, क्योंकि ये एसिड है और मेटल कार्बोनेट बेस होते हैं, ये बेस है। एसिड की बेस से रिएक्शन होती है, बेस की बेस से करा दोगे क्या? वो तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है तो हो गई। अब बाकी बेस की बेस से थोड़ी ना होती है। ये 7.36 का है बेस। ऐसी रिएक्शन देखी क्या? चलो, थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा ना, जरा। इतनी बात हो गई। नाउ अब आपको एक और क्वेश्चन दिया जाएगा, डिफाइन एस्टरिफिकेशन। तो इसमें डायरेक्ट वो करना है या बैलेंस करके? कोई बात नहीं, बिना बैलेंस के लिख ये सकते 2 बार करना होता है ये सवाल। बिना एस्टरिफिकेशन एंड राइट इट्स केमिकल रिएक्शन। यहाँ तो आप सिर्फ लिख दोगे और यहाँ पर दिखाना है। ओके, क्या दिखाना? मतलब कैसे वाटर निकल रहा है, पूरा स्ट्रक्चरली दिखाना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इसमें बिना बैलेंसिंग के लिखेंगे ना ऊपर। अभी डिस्ट्रीब्यूशन सिखाना है, वो आगे आएगा। इसमें बैलेंसिंग नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बस इसको बंद। ये दिखाना, मतलब ये ओके।